हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वाइंस के बारे में देखे थे और सिटीज़ विथ मेनी फंक्शंस टॉपिक को कवर करे थे, जिसमें हम लोग सिटी में एक ही फंक्शंस नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होता था। वहाँ पे लोग जो है काफ़ी सारे काम को करते थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो जो स्पिनिंग और वीविंग जो प्रोसेस होता है, कपड़ा को बुनने का, कपड़ा को स्पिन किया जाता है फिर उसको बुना जाता है, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन रहा होगा पहले के ज़माने में। तो उसको हम लोग आज देखते हैं। तो दिस रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन्ड इन चैप्टर 8। तो ये जो रूल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में। They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of a special official। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है तो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग को किया जाता था। ठीक है, वर्कशॉप में, यानी कि जैसे अभी फैक्ट्रीज में कपड़ा को बनाया जाता है वैसे एक वर्कशॉप यानी कि एक गोडाउन टाइप का आप समझ लो, वहाँ पे लोग जा करके काम कर सकते थे। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सुपरविजन होता होगा, जो कोई ऑफिसर होता होगा वो सुपरवाइज करता होगा लोगों को, एक तरह से डायरेक्शन देता होगा कि आप ऐसे करो, ये रूल्स है। तो एक ऑफिशियल के अंडर में कैसे सारा काम होता था वो सब उसमें दिया हुआ है। विडोज, यंग वीमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर ऑफ कटिसंस, उसके बाद रिटायर्ड वीमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वीमेन हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल्स मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, बार्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। तो ऊल को यानी ऊन को, बार्क को, कॉटन को, हेम्प को, फ्लैक्स को, तो इन सब को पहले प्रोसेस करना होता था। तो प्रोसेस करने के लिए किनका यूज होता था। तो जो लोग मतलब एक तरह से खाली काम करते थे, मतलब खाली बैठे हुए होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम नहीं होता था, उनको ये काम दिया जाता था। जैसे जो विडो हो गई यानी कि विधवा औरत, या यंग वीमेन यानी कि जवान औरत जो अभी ज़्यादा कुछ, जिन पे ज़्यादा कुछ वर्कलोड नहीं रहा होगा, या यंग वीमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि यंग वुमेन जो कि किसी तरह से हैंडीकैप्ड है, यानी कि उसके अंदर हो सकता है कोई एक अवगुण हो उसके बॉडी में, जैसे हो सकता है लंगड़ा, लूल्हा, अंधा। तो इस टाइप का कोई एक बॉडी फंक्शन जिसका काम नहीं करता उसको डिफरेंटली एबल या फिजिकली हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं। उसके बाद नंस यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाली औरत, नंस। मदर्स ऑफ कटिसंस यानी कि दरबार में जो लोग रहते थे उनके माता। रिटायर्ड वीमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग्स। उसके बाद वीमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल्स, तो जो किंग के सर्विस से रिटायर हो चुकी है या टेम्पल में जो काम करती थी, सर्विस देती थी, वो रिटायर हो चुकी है, तो इन लोगों का यूज किया जाता था प्रोसेसिंग में। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। तो उसमें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बताया गया है कि वे लोग का क्वालिटी और क्वांटिटी, कैसा वो लोग काम किया और कितना काम किया, उसके हिसाब से उन लोगों का पेमेंट होता होगा। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। तो वैसी औरत जिनको मतलब अनुमति नहीं था घर से बाहर जाने का, तो वो क्या करती थी, अपने घर के नौकरों को, स्पेशली लेडी नौकर जो होती है, मेड जिनको बोलते हैं, तो उनको भेज करके रॉ मटेरियल को मंगवा लेता था। यानी कि जो वुड को बोल रहे हैं, जो वूल वगैरह जो जिसको प्रोसेसिंग करना होता था या जिसका भी वीविंग स्पिनिंग करना होता था, उसके रॉ मटेरियल्स को वे लोग सुपरिटेंडेंट के पास से भेज करके मंगवा लेता था, और घर पे ही बना करके जब तैयार हो जाता था तो उसको फिर से मेड सर्वेंट से भिजवा दिया करता था। Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages। तो वैसे वीमेन जो मतलब वर्कशॉप पे जाती थी तो उनको विजिट करना रहता था कब, डॉन में। ठीक है, तो डॉन का जो टाइम होता है सनसेट का टाइम। ठीक है, सनसेट के, एक मिनट, लेट मी कंफर्म दिस, सनसेट या सनराइज, आई हैव ए कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस।
सो आई एम वेरी सॉरी, डॉन इज यूज्ड फॉर सनराइज नॉट सनसेट। तो सनसेट सॉरी सनराइज के टाइम में उनको जा करके अपना वो जो भी काम वगैरह का हिसाब किताब करना होता था या काम पूरा करना होता था वो सब वो लोग कर लेते थे। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, ऐसा रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जो काम का एग्जामिन होता था कि हाँ काम कैसा हुआ, उस टाइम इनफ लाइट होना चाहिए, यानी कि सफिशियंट वहाँ पे रोशनी होनी है। In case the superintendent looks at the women or talks about anything other than the work, he should be punished। तो अगर जो सुप्रिटेंडेंट है वो काम के अलावा कोई और बातचीत करता है या किसी टाइप का रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है वीमेन के साथ, मतलब एक तरह से कांटेक्ट रखता है काम के अलावा, मतलब कोई और कांटेक्ट, तो उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। इफ अ वीमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, और अगर एक औरत अपना काम पूरा नहीं करती थी जो भी उसका काम होता था, सी विल हैव टू पे अ फाइन, तो उसको फाइन पे करना पड़ता था, फाइन देना पड़ता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, यहां तक कि उसके अंगूठे भी काट लिए जाते थे। सोचो कितना हार्श रूल था उसका। अब हम लोग देखेंगे अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। अरिका मेडू एक जगह है पौंडीचेरी में, जगह था उस टाइम भी, अभी भी होगा ही, जाएगा कहाँ, तो उस जगह के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अरिका मेडू को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा अरिका मेडू। तो between 2200 and 1900 years ago, Arika Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands। तो अभी से लगभग 2200 से 1900 साल पहले, ठीक है, अरिका मेडू एक कोस्टल सेटलमेंट हुआ करता था, यानी कि समुद्र के किनारे एक क्या था, एक बंदरगाह जैसे अभी होता है, पोर्ट बोलते हैं उसको, तो उसी तरह से कोस्टल सेटलमेंट था, वहाँ पे लोग बसे हुए थे समुद्र के किनारे, जहाँ पे शिप्स जो है आता था और गुड्स को अनलोड करता था, यानी कि सामान को उतारता होगा, अगर उतारता है तो लेके भी जाता ही होगा। फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, यानी कि दूर से सामान ला करके वहाँ पे एक तरह से लोडिंग अनलोडिंग, यानी कि पोर्ट की तरह रहा होगा। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site। तो ये जो अरिका मेडो है वहाँ पे एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि ब्रिक यानी कि ईंट का स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, जिसका यूज किसकी तरह किया जाता होगा, तो गोडाउन की तरह। तो एक ईंट का स्ट्रक्चर मिला है, जैसे बिल्डिंग होता है ईंट का, तो ऐसे ही ईंट का एक मतलब भवन टाइप का मिला है जिसका यूज गोदाम की तरह किया जाता होगा। Other finds include pottery from the Mediterranean region such as एम्फोरे। तो एक ब्रिक स्ट्रक्चर मिल गया। इसके अलावा एम्फोरे नाम का एक एम्फोरे जो है पॉटरी होता है जो मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है। तो मेडिटेरेनियन रीजन को हम आगे मैप में आपको दिखा देंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेडिटेरेनियन को। उसमें एम्फोरे जो है, एम्फोरे टाइप का जो पॉटरी होता था उसको पाया गया वहाँ पे, जो कि क्या होता था, टॉल डबल हैंडल जार्स, ऐसा जार जो कि दोनों तरफ से उसमें पकड़ने वाला होता था। डैट कंटेंट लिक्विड्स सच एज वाइन और ऑयल, जिसमें क्या कौन सा लिक्विड होता था, तो वाइन होता था, यानी कि शराब को या ऑयल को रखा जाता था। एंड स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, तो एक तो एम्फोरे टाइप का पॉटरी मिल गया और दूसरा स्टाम्प किया हुआ यानी कि मुहर लगाया हुआ रेड ग्लेज्ड पॉटरी, यानी कि रेड कलर का पेंटेड पॉटरी मिला, जिसको एरेटीन वेयर बोला जाता था। एक एम्फोरे और दूसरा एरेटीन, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जो कि इटली के एक सिटी में के मतलब नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, क्या, एरेटीन वेयर। इटली को भी हम लोग आगे देखेंगे। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टाम्प्ड माउल्ड, तो एक स्टाम्प्ड माउंड होता था, यानी कि मिट्टी का ढेर होता होगा, उस पर वेट क्ले यानी कि मतलब गीली मिट्टी को रख करके उस पर दबा दिया जाता होगा, तो उसी शेप का बन जाता होगा। There was yet another kind of pottery which was made locally, though Roman designs were used। तो एक और भी तरह का पॉटरी वहाँ पे क्या है मिला है जो कि लोकली बनाया गया था, हालांकि उसका डिजाइन जो है वो रोमन डिजाइन था, यानी कि ग्रीक साइड का जो डिजाइन था उससे मिलता जुलता था, लेकिन वो बना लोकली ही था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैज आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। तो रोमन लैम्प यानी कि ग्रीक साइड का जो लैम्प होता था वो, ग्लासवेयर, जेम्स, तो ये सब भी इस साइट पे मिले हैं। किस साइट पे, तो अरिका मेडू पे।
स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वेयर प्रोबेबली डाइंग बैट्स यूज टू डाई क्लॉथ। तो छोटे छोटे टैंक मिले हैं जिसका यूज प्रोबेबली मतलब अनुमान लगाया जाता है कि उसका यूज किया जाता होगा कपड़ों को डाई करने के लिए, उसमें डाइंग कलर टाइप का यूज होता होगा और उसमें कपड़ा को डाल करके डाई किया जाता होगा। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लासेस। और भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बीड्स बनाया जाता था, यानी कि मोतियों का माला जो है सेमी प्रीसियस स्टोन्स या ग्लासेस का माला वगैरह तैयार किया जाता था, ज्वेलरी बनाया जाता होगा। तो इन सब से क्या पता चलता है कि उस टाइम जो सिटी था अरिकामेडू एक तरह से कोस्टल सेटलमेंट था, तो उसका ट्रेड होता था, ठीक है, तभी तो ग्रीक का सामान वहाँ मिला, मेडिटेरेनियन का पॉटरी वहाँ मिला। तो ये सब आपको रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन का ये एक पिक्चर है। सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल। तो जो कुछ पॉटरी मिला है उसमें से बहुत सारे पॉटरी पे इंस्क्रिप्शंस है, यानी कि लिखे हुए हैं कुछ कुछ खोद करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, विच वाज यूज टू राइट तमिल, जो कि तमिल लिखने के लिए भी यूज किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे इल्सवेयर, यानी कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में आपको इल्सवेयर दिया रहता है, यानी कि उसी पीरियड का, जिस पीरियड का चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं उसी पीरियड के आसपास का, मतलब वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया के दूसरे कोने में। अभी जो बात की वो इंडिया का बात की है, लेकिन वर्ल्ड में भी तो कोई हरकत हो रहा होगा, वर्ल्ड में भी तो हिस्ट्री क्रिएट हो रहा होगा ना, तो उसको आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फाइंड रोम ऑन मैप। तो आप लोग तो मैप देखते नहीं हैं, जैसे पिछले लेक्चर्स में हम बोलते थे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग नहीं देखते, तो मैप हम खुद ही दिखा देते हैं। तो ये हो गया अपना इंडिया, और यहाँ से जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इटली, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ना, इसी को मेडिटेरेनियन रीजन बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस किए थे, वो यही वाला रीजन है, यहीं का पॉटरी मिला है। और ये इटली हो गया जिसका कैपिटल क्या है, रोम है। तो ये रोम जो है, द रोम इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप। तो ये यूरोप का एक तरह से सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है, ठीक है। एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली। तो इंडिया में जो गंगा के आसपास जो सिटी, गंगा वैली में जो सिटीज़ डेवलप्ड हुए हैं, उसी टाइम के आसपास इटली में रोम डेवलप हुआ है। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। रोम जो है एक तरह से कैपिटल था वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर हुए, तो उसमें से जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर का भी कैपिटल रोम रह चुका है। वन डैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। इतना बड़ा एम्पायर जो कि कहाँ तक फैला हुआ था, यूरोप में फैला हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका यानी कि यूरोप के नीचे देखिएगा आप मैप में, ठीक है, वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था, और उस एम्पायर का कैपिटल रह चुका है रोम। Augustus, one of the most important emperors who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. अगस्तस जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्पेरर्स, जो कि रोम पे रूल किया लगभग 2000 साल पहले, तो वो कहता है कि रोम जो है, जिस सिटी को सिटी ऑफ ब्रिक जो था वो फाउंड किया गया था, सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक, यानी कि रोम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर रहा होगा जो कि ब्रिक का बना होगा, ईंट का स्ट्रक्चर रहा होगा, और उसको बाद में वो मेड कर दिया, यानी कि बना दिया सिटी ऑफ मार्बल। यानी कि वो कहना चाहता है कि वो रोम में कितना तरक्की किया, एक ऐसा सिटी जो कि ईंटों का बना हुआ है और एक ऐसा सिटी जो कि मार्बल का बना हुआ है, तो वो तरक्की ही दिखा रहा है अपना। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस। वह यानी कि कौन सा, अगस्तस जो राजा था वो, और उसके बाद के जो रूलर्स थे वो काफ़ी सारे टेम्पल्स और पैलेसेस को बनवाया, यानी कि राजमहल को। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्पी थिएटर्स। तो वे लोग एक बहुत बड़े बड़े एम्पी थिएटर्स को बनवाते थे। ओपन अरीनाज सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ सीट्स। तो एक ऐसा मतलब एरिया होता था, ओपन जगह होता था, जहाँ पे चारों तरफ से टीयर्स ऑफ सीट्स होते थे, यानी कि बैठने के लिए जगह होते थे। where citizens could watch all kinds of shows and public baths with separate timings for men and women। तो वहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले तो चारों तरफ से लोग बैठे होते थे, तो आप अभी स्टेडियम इमेजिन कर लो, ऐसा ही होता है, बीच में खाली स्पेस होता है, चारों तरफ से लोग बैठ के कोई शो देखते हैं, तो वहाँ पे शो भी देख सकते थे। उसके बाद पब्लिक बाथ भी बनवाया था राजा लोग वहाँ पे, जिसमें मेन को जाने के लिए अलग टाइम होता था, यानी कि पुरुष को जाने का अलग टाइम और महिला लोगों के लिए, वीमेन के लिए अलग टाइम।
वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स। तो ये जो एम्पी थिएटर्स होता था वहाँ पे लोग मिलते थे और रिलैक्स करते थे, थोड़ा चिलविल करते होंगे। ह्यूज एक्विडक्ट्स यानी कि चैनल्स टू सप्लाई वाटर वे आर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर द बाथ्स फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स। तो एक्विडक्ट्स बनाया जाता था। ये एक्विडक्ट्स क्या होता था, तो चैनल होता था यानी कि नहर होता था जिससे पानी का सप्लाई हुआ करता था। और ये बनाया क्यों जाता था, तो शहर में जो वाटर था सिटी को सप्लाई करने के लिए। और वो वाटर का यूज किस में होता था, बाथिंग पर्पस के लिए या फाउंटेन जो होता है उसके लिए, टॉयलेट के पर्पस के लिए, इन सब के लिए उसका यूज होता होगा। ये एक एक्विडक्ट है, चैनल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।